ठीक है, तो मेरे ख्याल से आवाज़ ठीक आ रही होगी। आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड बैंक के बारे में। ब्लड बैंक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यदि किसी डोनर जो है, जिसको ब्लड डोनेट कर रहा है, या फिर जो व्यक्ति जिसको ब्लड चाहिए है, उन दोनों के बीच में, उन दोनों का जो ब्लड जो हम लोग मैच करते हैं, क्रॉस मैच जिसको हम लोग बोलते हैं, क्रॉस मैच अगर जो हम करते हैं, तो क्रॉस मैच हम लोग कैसे करते हैं, कौन कौन सी प्रोसीजर होती है क्रॉस मैच करने की, और हम लोग यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं उसमें। तो इन सब चीज़ के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप रिवर्स और फॉरवर्ड कैसे लगाते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि माइनर और मेजर क्रॉस मैच कैसे किया जाता है। और हम लोग कूम्स टेस्ट की बात करेंगे कि कूम्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट कैसे लगाते हैं और किस किस कंडीशन में लगाते हैं। तो उनके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो तक रहेंगे तो हमको आज के बाद कन्फ्यूजन होगा नहीं कि कैसे कूम्स टेस्ट कर रहे हैं या फिर हम लोग कैसे क्रॉस मैच करते हैं। तो पूरी डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को करता हूँ थोड़ा साइड में छोटा और फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो देन हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पेज हुआ। ठीक, अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जिसको ब्लड की ज़रूरत है, तो जब वो अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको ज़रूरत कब पड़ती है ब्लड की। तो हो सकता है उसको एनीमिया हो, खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई हो, ब्लीडिंग हो रही हो उस व्यक्ति को, उसका एचबी हमारा 8, 6, 5, 4 हो गया हो। ठीक है, यदि उस या फिर उसकी खून उसका पहले से कम हो, 8, 9 हो, लेकिन उसको सर्जरी भी उसकी होनी हो या सर्जरी उसकी हो गई हो जिसके कारण खून कम हो गया हो सकता है उसका एक्सीडेंट हुआ हो और एक्सीडेंट में खून उसका काफ़ी ज़्यादा बह गया हो और उसको भी खून की कमी हो गई हो। ठीक है, कैंसर के टाइम पे हो सकता है कैंसर के ट्रीटमेंट में खून की कमी हो जाती है, थैलेसीमिया हो सकता है उस पेशेंट को, सिकलिंग हो सकता है उस पेशेंट को, या फिर उसको हो सकता है कि उसको वो जल गया हो व्यक्ति, तो उसके अंदर प्लाज्मा की कमी हो जाती है। तो क्या होता है कि इन सब कंडीशंस में क्या होती है, पेशेंट जो हमारा होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसको चाहिए रहता है ब्लड, उसको ज़रूरत होती है ब्लड की। ब्लड कोई भी ग्रुप का हो सकता है, ए बी ओ। ठीक है, अगर उसको जिस भी ग्रुप की ज़रूरत है ब्लड की, हमको वो ब्लड ग्रुप उसको चाहिए, देना पड़ता है हमको। ठीक है, तो उसके लिए हमको चाहिए रहता है एक डोनर जो कि ब्लड डोनेट कर सके। ठीक है, तो अब उसको ब्लड चाहिए, मान लेते हैं ए पॉजिटिव। अब ए पॉजिटिव हमको एक डोनर मिलता है जो जिसका ए पॉजिटिव ग्रुप है और हमको उसको दे सकते हैं ए पॉजिटिव। ठीक है, तो डोनर जो है और जो पेशेंट है, इन दोनों के ब्लड, देखो पेशेंट डोनर का ब्लड अलग है और पेशेंट का ब्लड अलग है। हाँ, ग्रुप मैच कर रहा है, लेकिन ग्रुप के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि डोनर के में या फिर पेशेंट के ब्लड में हो सकती हैं और उन दोनों को क्रॉस मैच करना रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती हैं। और वो कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट जो है जिसको पहले से ही खून की कमी है, उसकी बॉडी के अंदर वो दिक्कतें ना हो। मतलब कि हमने अगर प्रॉपर बिना क्रॉस मैच करे पेशेंट को ब्लड दे दिया डोनर का, तो हो सकता है डोनर के अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो कि पेशेंट के अंदर जाकर के उसको नुकसान पहुंचा दें, उसकी आरबीसी को नुकसान पहुंचा दें। तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे पेशेंट और डोनर दोनों के ब्लड को मिला करके देखते हैं आपस में। हम लोग ये ब्लड जो क्रॉस मैच करते हैं बॉडी के बाहर करेंगे, क्योंकि भाई बॉडी के अंदर करेंगे तो वैसी दिक्कत हो जाएगी पेशेंट को। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड लेते हैं और हम लोग डोनर का ब्लड लेते हैं और दोनों को लैब में हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, आपस में मिला करके देखते हैं, अलग अलग तरीके से मिलाते हैं, जिससे कि हमको पता चले कि बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन हो सकती है, उस रिएक्शन से बचने के लिए। अगर रिएक्शन होती है तो फिर हम लोग डोनर एक्सचेंज करके कोई दूसरा डोनर लेंगे, जिससे जिसके अंदर ये सब रिएक्शंस ना हो करके। ठीक है, तो इन दोनों के ब्लड कितना कंपेटेबल है एक दूसरे के अगेंस्ट में, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंपेटिबिलिटी टेस्ट या फिर क्रॉस मैच हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो बेसिक सबको समझ में आ गया होगा क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्रॉस मैच, डोनर क्या है, पेशेंट क्या है, और क्यों उसको पेशेंट को ज़रूरत पड़ रही है ब्लड की। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग कौन कौन से टेस्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे जब हम लोग किसी पेशेंट का क्रॉस मैच करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों का, पेशेंट का और डोनर का, दोनों का हमको ब्लड ग्रुपिंग करनी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि ब्लड ग्रुप के उसका ओ हो और इसका बी नेगेटिव हो, तो फिर आपस में इनकम्पेटेबल हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले दोनों का ब्लड ग्रुप करना जरूरी है। ब्लड ग्रुप में भी दो टाइप से ब्लड ग्रुप हम करेंगे। क्योंकि उसका करेंगे फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप जिसमें डायरेक्ट हम लोग एंटीजन का पता लगाएंगे। दूसरा करेंगे रिवर्स ब्लड ग्रुप जिसमें हम लोग पता लगाएंगे कि उसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं, पेशेंट के और डोनर के दोनों के में। ठीक है, आर एस टाइपिंग करेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसका ब्लड ग्रुप। तो पहले ब्लड ग्रुप, फिर आर एस टाइपिंग, फिर हमारा आता है मेजर क्रॉस मैच और माइनर क्रॉस मैच। मेजर क्रॉस मैच में हम लोग ये देखेंगे कि आप सीरम और प्लाज्मा को मिलाएंगे, इसमें हम लोग डोनर और पेशेंट के। ऐसी माइनर में भी हम लोग सीरम प्लाज्मा को मिलाएंगे, लेकिन दोनों हम लोग एक्सचेंज अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर हमारा आता है आईसीटी, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, जिसमें हम लोग एएचजी रीजेंट का यूज़ करके हम लोग ये पता लगाते हैं कि
पेशेंट के या फिर डोनर के सीरम में कोई ऐसी एंटीबॉडी तो नहीं है जो कि जा कर के आगे नुकसान पहुंचाएंगी, या फिर हम लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं उनके सीरम में कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ तो नहीं है जो बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगी। तो कुछ कंडीशन हो सकती हैं जहाँ पे हम लोग यहाँ पे वुमेन्स में या फिर हम लोग यहाँ पे डोनर और पेशेंट में हम लोग यहाँ पे इसकी आईसीटी की जांच कर सकते हैं। देन हमारा आता है डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ तो नहीं है जो कि डायरेक्टली हमारी आरबीसी से चिपकी हुई हैं और जो आरबीसी को लाइज कर सकती हैं, तो उनका पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कूम्स टेस्ट करते हैं। तो ये सारे टेस्ट हम लोग एक सीक्वेंस में करते हैं, मतलब पहले ब्लड ग्रुपिंग करेंगे, फिर आरएच टाइपिंग करेंगे, फिर माइनर मेजर करेंगे, देन हम लोग आईसीटी और फिर डीसीटी कर सकते हैं। तो इन सब टेस्ट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और उनकी प्रोसीजर क्या होगी, सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे अब समझने वाले हैं सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए टेस्ट करने के लिए? सबसे पहले हमको पेशेंट और डोनर दोनों का ईडीटीए सैंपल और प्लेन सैंपल चाहिए। ईडीटीए जिसमें कि हमारी सेल जो हो क्लम्प ना हो, उसमें ईडीटीए एंटीकोगुलेंट होगा, और दूसरा हमारा हमको चाहिए सीरम का सैंपल जिसमें कि प्लाज्मा सेपरेट हो। दोनों क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा जो ईडीटीए ब्लड होता है इससे हम लोग ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं और डीसीटी टेस्ट कर सकते हैं, मतलब आरबीसी के ऊपर कौन सी एंटीबॉडीज चिपकी हुई हैं जिससे कि हीमोलाइज हो रहा है वो टेस्ट कर सकते हैं, और ब्लड ग्रुप कौन सा है, और आरएच टाइपिंग और हम लोग यहाँ पे एबीओ की टाइपिंग दोनों कर सकते हैं हम लोग, इसलिए हमको ईडीटी ब्लड चाहिए। ठीक है, सीरम ब्लड क्यों चाहिए? सीरम में कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ तो नहीं है जो कि नुकसान पहुँचा रही हूँ, और जब हम लोग क्रॉस मैच करते हैं तो हमको सीरम और ईडीटी के दोनों सैंपल हमको चाहिए होते हैं। जब हमारे पास पेशेंट का जो अटेंडर है या फिर जो डोनर है वो लोग आते हैं, तो पेशेंट का हमको जिसको ब्लड देना है उसकी हमको आईडी, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए रहते हैं कि उसको कौन सा हमको ब्लड चाहिए है, उसको उसके क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है, उसकी पहले कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रेग्नेंट है कि नहीं है, वो कोई एंटीबॉडी पॉजिटिव तो नहीं है उसके अंदर। तो उसके लिए प्रॉपर ऐसा एक फॉर्म मिलता है जो कि अगर हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है तो हॉस्पिटल वाले ऐसे फॉर्म फिलअप करके ब्लड बैंक पहुँचाते हैं कि उसको आरबीसी चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, प्लेटलेट चाहिए, क्रायोप्रेसिपिटेट चाहिए, तो क्या चाहिए है उसको इसमें से, तो उसको फिल करके कितनी क्वांटिटी में चाहिए, पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है उसका, और जो भी क्लिनिकल हिस्ट्री रहती है वो सारी चीज़ें इसमें फिल करके हमारे पास फॉर्म आता है ब्लड बैंक में, और फिर हम इस फॉर्म को देखते हैं, इसके हिसाब से फिर हम लोग वहाँ पे आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं पेशेंट का ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, क्रॉस मैच में बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं एक एक करके, तो हम लोग सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप में क्या होगा, हम लोग सबसे पहले एबीओ टाइपिंग देखेंगे, क्या उसका एबीओ टाइप है, ए है, बी है, ओ है, या फिर ए बी दोनों हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पेशेंट का फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, जिसमें पेशेंट की हम लोग आरबीसी निकाल करके उसमें हम लोग एंटी सीरा डाल करके उसका ग्रुप पता लगाते हैं कि ए है, बी है, डी है, क्या ग्रुप है ना, और फिर हम लोग उसका आरएच टाइपिंग करेंगे कि उसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ग्रुप। साथ में हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड के साथ रिवर्स ब्लड ग्रुप भी करते हैं, मतलब पेशेंट के सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, मतलब कि एंटी ए एंटीबॉडी है, एंटी बी एंटीबॉडी हैं, तो कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है उनका पता लगाने के लिए भी हम लोग यहाँ पे रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। तो हम लोग फॉरवर्ड लगा लिया कि आरबीसी के ऊपर कौन से एंटीजन है, और हम लोगों ने रिवर्स पता लगा लिया कि उसकी एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं उसके सीरम में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, और हम लोगों ने यहाँ पे आरएच टाइपिंग कर ली कि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये सारी चीज़ें सही रहती हैं, सब कुछ सही है, ठीक है, हम दोनों चीज़ें सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे के टेस्ट पे करते हैं। तो कैसे करते हैं हम लोग, ब्लड ग्रुप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। स्लाइड से हम लोग कर सकते हैं डाल करके, या फिर हम लोग के पास जेल कार्ड मेथड अभी जो लेटेस्ट है और अच्छी मेथड है, थोड़ा सा एक्यूरेट है, उसको कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग पहले फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप लगा लेते हैं, ए, बी और डी, इससे हमको पता चल जाता है कौन सा ग्रुप है और पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देन हम लोग यहाँ पे रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग भी इसमें कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ए और बी है हमारा, तो इसमें हम लोग पूल सेल यूज़ करके हम लोग यहाँ पे और पेशेंट का सीरम यूज़ करके हम लोग यहाँ पे रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों एक ही कार्ड में हम लोग कर सकते हैं। इस कार्ड में हम लोग 5% सस्पेंशन डालते हैं आरबीसी का, और 5% सस्पेंशन के साथ में हम लोग उसको इंक्यूबेट करते हैं 15 मिनट, और सेंट्रीफ्यूज करके हम लोग इसका फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं। एक बार मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे रिजल्ट देखना है इसमें। तो यहाँ पे एंटी सीरा ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है। तो अगर जिसमें क्लम्प आएंगे तो वो जो हमारा जो है वो आरबीसी ऊपर रह जाएंगी, और जिसमें क्लम्प नहीं आएंगे वो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद नीचे डिपॉजिट हो जाएंगी। तो जहाँ पे क्लम्प आ रहा है, जैसे हमारे बी में क्लम्प आ रहा है और डी में क्लम्प आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इसका बी पॉजिटिव ग्रुप है। ठीक है, जब हम लोग इसका रिवर्स ग्रुप पर हम लोगों ने लगाए तो रिवर्स में उल्टा होता है, मतलब हमारा जैसे यहाँ पे बी में क्लम्प आ रहा है, तो अगर बी ग्रुप है तो हमारा ए में क्लम्प आएगा। तो यहाँ देखो ए में हमारा क्लम्प आ रहा है और बी में क्लम्प हमारा नहीं आ रहा है, तो इसका हम लोग रिवर्स से पता कर लिए कि इसका ग्रुप जो है हमारा बी पॉजिटिव है या फिर बी है। तो रिवर्स में हमने देख लिया कि बी ग्रुप है, हम लोगों ने फॉरवर्ड लगा लिया बी पॉजिटिव है, तो इससे हमारा कंफर्म हो जाता है कि उसका ग्रुप क्या है। पेशेंट और डोनर दोनों का हम लोग यहाँ पे ग्रुप लगाएंगे। आगे चलते हैं, पहले हम लोग ग्रुप लगा लिया, हम लोग मेजर क्रॉस मैच करेंगे। तो मेजर क्रॉस मैच में क्या होता है, मेजर क्रॉस मैच करते हैं हमको
और पेशेंट के सीरम में, मतलब जो पेशेंट है जो कि ब्लड दे रहा है उसके सीरम में कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ तो नहीं है जो कि अंदर जा कर के हमारे जो हमारा पेशेंट है, जो हमारा डोनर है उसकी आरबीसी के एंटीजन से रिएक्ट करेंगी। मतलब हमारे पेशेंट के सीरम में कोई ऐसी एंटीबॉडी तो नहीं है जो कि हमारे डोनर जिसने ब्लड दिया हुआ है उसकी आरबीसी से अंदर जा कर के रिएक्ट करेंगी। अगर यहाँ पे रिएक्शन होती है तो फिर हम उसका ब्लड नहीं लेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारा जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट मतलब पेशेंट जिसको ब्लड चाहिए है, उसका हम लोग सैंपल लेंगे और अगर से उसके में एंटीबॉडीज़ होंगी तो फिर आगे रिएक्शन होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो हम लोगों ने क्या लिया, पेशेंट का सीरम ले लिया, हम लोगों ने एक अलग से ट्यूब ली, पेशेंट का सीरम हम लोगों ने 2 ड्रॉप उस ट्यूब में डाल लिया। जो डोनर हमारा है उसकी 1 ड्रॉप आरबीसी डालेंगे हम इसमें, और दोनों को मतलब कि 2 ड्रॉप सीरम को और पेशेंट की आरबीसी को, दोनों को हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको 1 घंटे के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करेंगे। 1 घंटे इंक्यूबेट कर लिया। अब 1 घंटे इंक्यूबेट करने के बाद उसको हम लोग निकालेंगे इंक्यूबेटर से, और देन हम उसको 3 टाइम सेल वॉश करेंगे। 3 टाइम सेल वॉश का मतलब होता है हम जैसे कि हमारे जो पास जो ट्यूब है उस ट्यूब में हमारे पास सीरम है और आरबीसी है। अब उन सीरम और आरबीसी के साथ हम लोग नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, जो आरबीसी है वो नीचे आ जाएंगे और ऊपर जो रहेगा हमारा नॉर्मल सलाइन रह जाएगा। तो फिर नॉर्मल सलाइन को हम लोग डिस्कार्ड करेंगे और नीचे जो हमारी आरबीसी है उसके साथ फिर से नॉर्मल सलाइन मिक्स करेंगे हम लोग। ऐसा 3 बार करेंगे हम लोग, और लास्ट में जो हमारी सेल बचेंगी उसमें हम लोग 2 ड्रॉप AHG रीजेंट डालेंगे और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो 3 बार सेल वॉश कर लिया, उसमें AHG रीजेंट डाल दिया, हमारे जो नीचे लास्ट में सेल बची, ऊपर का नॉर्मल सलाइन अलग करके नीचे जो आरबीसी बचेंगी उस आरबीसी में अगर से पेशेंट जो हमारा है उसके सीरम में कुछ एंटीबॉडीज होंगी तो वो उस आरबीसी में जाकर के चिपक जाएंगी, ठीक है, जो हमारा डोनर के जो आरबीसी हैं। अब क्या होगा कि हम लोग AHG रीजेंट डाल के उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो जो हमारी जो है AHG रीजेंट जो आरबीसी हमारी डोनर की आरबीसी से चिपकी हुई हैं जो हमारी एंटीबॉडीज़, तो वो एंटीबॉडीज़ के बीच में एक ब्रिज बनाएंगे, उनको जोड़ेंगे आपस में और यहाँ क्लम्प फॉर्मेशन होगा, एग्लूटिनेशन होगा। एक ग्लू का मतलब होता है, ग्लू मतलब ग्लूटिनेशन का मतलब चिपक जाना आपस में। तो हमारी आरबीसी जो रहेंगी आपस में चिपक जाएंगी। अगर आरबीसी आपस में चिपक जाती हैं तो हमारा होगा अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन होता है तो मतलब पेशेंट के सीरम में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ थी जो कि डोनर की आरबीसी से जगह चिपक रही हैं और वहाँ पे रिएक्शन कॉज हो रही है, तो फिर हम उसका ब्लड नहीं ले सकते हैं। या फिर ऐसा होगा कि अगर इसके जो है पेशेंट के सीरम में अगर से एंटीबॉडीज नहीं होंगी तो कोई भी एग्लूटिनेशन शो नहीं होगा, हमको आरबीसी फ्रीली दिखेंगी, अलग अलग दिखेंगी, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्लम्प देखते हैं ट्यूब में और हमको नहीं दिखते हैं। कई बार हम लोग को लगता है कि यार हमको आंखों से समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम थोड़ा सा निकाल करके उसको सस्पेंशन को माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। तो जब हम ऐसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, कहाँ गया, ठीक है। देखो जैसे हम लोग जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको ऐसी आरबीसी चिपकी हुई दिखाई देती हैं आपस में। अगर हमको आरबीसी आपस में चिपकी हुई दिखाई दे रही है तो मतलब बोलेंगे वो नॉट कंपेटेबल है, मतलब वो डोनर जो है वो पेशेंट को सैंपल नहीं दे सकता है, पेशेंट को ब्लड नहीं दे सकता है। और अगर हमको ऐसे सिंगल आरबीसी अलग अलग दिखाई देती हैं तो हम बोलेंगे कि ठीक है, दोनों का ब्लड जो है वो कंपेटेबल है, एक दूसरे को दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डोनर का ब्लड डोनेट कर सकता है, पेशेंट उस ब्लड को रिसीव कर सकता है। तो पेशेंट के सीरम में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं है जो कि डोनर के आरबीसी में अटैक करेगी, उससे जाकर चिपकेगी और क्लम्प बनाएगी, उसके लिए हम लोग यहाँ पे मेजर क्रॉस मैच करते हैं। तो मेरे ख्याल से मेजर क्रॉस मैच सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं माइनर क्रॉस मैच में। तो माइनर क्रॉस मैच में क्या करते हैं, हम लोग डोनर के सीरम में एंटीबॉडीज देखते हैं। अभी उन्होंने पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी देखी थी कि पेशेंट के सीरम में कोई ऐसी एंटीबॉडी तो नहीं है जो कि डोनर की आरबीसी पे अटैक कर रही है। अब हम लोग देखते हैं कि जो डोनर हमारा है उसके सीरम में तो कोई ऐसी एंटीबॉडी नहीं है जो कि पेशेंट की अब आरबीसी पे अटैक करे। तो अब हम लोग यहाँ पर उल्टा कर देंगे, हम क्या करेंगे, जो डोनर है जो कि ब्लड दे रहा है उसका सीरम लेंगे, उसका सीरम 2 ड्रॉप लेंगे और देन हम लोग 1 ड्रॉप पेशेंट की आरबीसी लेंगे। सेम प्रोसीजर, सेम वही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सैंपल वैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। 1 घंटे 37 डिग्री सेल्सियस पर दोनों को इंक्यूबेट करेंगे, 3 टाइम सेल वॉश करेंगे नॉर्मल सलाइन से। लास्ट में ऊपर का नॉर्मल सलाइन अलग करके नीचे जो हमारी सेल बचेंगी उस सेल में हम लोग 2 ड्रॉप AHG रीजन डालेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और उस पर हम लोग फिर देखेंगे कि क्लम्प आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर से क्लम्प आएंगे, एग्लूटिनेशन हमारा होगा, तो बोलेंगे कि वो नॉट कंपेटेबल है, ब्लड नहीं दे सकता है, ठीक है। और एग्लूटिनेशन नहीं आएगा तो बोलेंगे ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड डोनेट किया जा सकता है, ब्लड दे सकते हैं। तो नो एग्लूटिनेशन मतलब कंपेटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारा मेजर वाला था उसमें हम लोग देखे थे कि हमारी जो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हमारा जो पेशेंट है उसकी सीरम में कोई ऐसी एंटीबॉडी तो नहीं है जो कि डोनर की आरबीसी से रिएक्ट करें,
और हम लोगों ने माइनर में देखा कि जो हमारा डोनर है उसकी आरबीसी, उसके सीरम में ऐसी कोई एंटीबॉडी तो नहीं है जो कि पेशेंट की आरबीसी से रिएक्ट करें। और हमारा मेजर में हमने देखा था कि पेशेंट के सीरम में कोई ऐसी एंटीबॉडी तो नहीं है जो कि डोनर की आरबीसी से रिएक्ट करें। तो ये हमारा हो गया मेजर क्रॉस मैच और माइनर क्रॉस मैच कैसे करते हैं। ठीक है, मेजर और माइनर क्रॉस मैच करने के बाद हमारी बारी आती है कूम्स टेस्ट करने की। तो कूम्स टेस्ट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं। देखो, कूम्स टेस्ट क्यों किया जाता है, पहली बात तो यह है, तो कूम्स टेस्ट में हम लोग सीरम या फिर आरबीसी के ऊपर ऐसी कोई एंटीबॉडी या फिर ऐसी कोई कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है जो कि आगे चल के रिएक्शन कॉज करें, हीमोलाइसिस कॉज करें, उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे कूम्स टेस्ट करते हैं। नॉर्मल सेलाइन से ये रिएक्शन हमको दिखाई नहीं देती है क्योंकि इसमें आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं या फिर जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट C3 C4 C3 या फिर C3 होता है C3 C1, तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्स हमारे होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स हमारी आरबीसी के ऊपर चिपके हुए होते हैं और उसको लाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उन आरबीसी के ऊपर कोई ऐसी एंटीबॉडी तो नहीं है या फिर सीरम में कोई ऐसी एंटीबॉडी तो नहीं है, उसका पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे कूम्स टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कई बार जिसका कूम्स टेस्ट जिसका पॉजिटिव होता है उसकी आरबीसी के ऊपर ऐसे जो है कि ऐसे एंटीबॉडीज़ लगी रहती हैं, आईजीजी एंटीबॉडीज़, जो कि आरबीसी को बाद में जाकर लाइज करने का काम करती हैं। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट रहते हैं C1 C3, इन कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो उसमें चिपके हुए होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स अगर चिपके हुए हैं या फिर आरबीसी के ऊपर एंटीबॉडीज चिपकी हुई हैं तो उनका पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे कूम्स टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि इनकम्प्लीट जो हमारी आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि आरबीसी के ऊपर हो सकती हैं या फिर सीरम में होती हैं, इनको हम लोग इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खुद से अग्लूटिनेशन कॉज नहीं कर सकती हैं, मतलब खुद से आरबीसी को आपस में चिपका नहीं सकती हैं, हमको नॉर्मली दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे अग्लूटिनेशन नॉर्मली हमको नहीं दिखाई देता, इसलिए हम लोग इसको इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। क्योंकि खुद से इसी के जहाँ अगर से हमारी एंटी-A या फिर एंटी-B वाली एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये तो हमारी क्या है कि जो हमारी आईजीजी होती है वो एंटी-RH एंटीबॉडी होती है। ठीक है, जो हमारी एंटी-A या एंटी-B वाली एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारी आईजीएम एंटीबॉडीज़ होती हैं, और आईजीएम एंटीबॉडीज़ कंप्लीट एंटीबॉडीज़ होती हैं, मतलब वो आरबीसी को चिपका करके उसमें एग्लूटिनेशन फॉर्म करा सकती हैं और सीधे सीधे दिख जाती हैं। लेकिन जो हमारी इनकम्प्लीट एंटीबॉडी होती है आईजीजी, ये हमारी आसानी से नहीं दिखती है, इसलिए हम लोग उसको, और एग्लूटिनेशन भी कॉज नहीं कर सकती है, इसलिए हम लोग इसको इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़ बोलती हैं। और इन इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पे AHG रीजेंट का यूज़ करते हैं। AHG रीजेंट में ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट में बनाई जाती है, और इनको जैसे हमारी आरबीसी से चिपकी हुई इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़ रहती हैं और इनसे जाकर के जो AHG रीजेंट पे एंटीबॉडीज़ रहती हैं वो जाकर के चिपकती हैं और आपस में आरबीसी को हमारे क्या करती हैं, अग्लूटिनेट करवाती हैं। तो अग्लूटिनेशन कराने के लिए हम लोग यहाँ पे AHG रीजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसके लिए, हम लोग आईजीजी एंटीबॉडीज़ के अग्लूटिनेशन कराने के लिए। देखो, आईजीजी जो एंटीबॉडीज़ होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है आईजीएम के कंपैरिजन में। ठीक है, और आरबीसी से सीधे अग्लूटिनेट नहीं कर सकती है, इसलिए कूम्स रीजेंट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं जो कि ब्रिज का काम करते हैं आपस में अग्लूटिनेट कराने के लिए। ठीक है, तो देखो क्या है कि जो हमारी आईजीजी एंटीबॉडीज़ होती है इसको हम लोग छोटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो आईजीजी एंटीबॉडी होती है वो मोनोमर होती है, इतनी छोटी होती है, मतलब सिर्फ सिंगल में होती है। जैसे कि हमारी आईजीएम जो होती है उसको पेंटामर हम लोग बोलते हैं। पेंटामर का मतलब होता है वो 5 एंटीबॉडीज़ का कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबॉडी होती है हमारी जो आईजीएम होती है। तो आईजीएम 5 एंटीबॉडी कंबाइन में रहती हैं आईजीएम में, और आईजीजी हमारी सिर्फ सिंगल एंटीबॉडी होती है, मोनोमर हमारी होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको छोटी एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। और आईजीजी की खास बात ये होती है कि जब बच्चा अगर से पेट में रहता है तो वहाँ पे आईजीएम एंटीबॉडी वहाँ नहीं पहुँच सकती है प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए बच्चे के अंदर, लेकिन जो आईजीजी एंटीबॉडी छोटी होती है तो वो हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए बच्चे के अंदर जाकर के भी इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पे आईजीजी एंटीबॉडी थोड़ी सी डेंजरस होती है हमारे बच्चों में, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे कैसे डेंजरस होती है। अभी हमने यहाँ इतना समझ लिया कि कूम्स टेस्ट हम लोग ऐसी एंटीबॉडीज़ का पता लगाने के लिए करते हैं जो कि आरबीसी से जाकर चिपक सकती हैं और उसका हीमोलाइसिस कॉज कर सकती हैं। ठीक है, और आईजीजी एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं, इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि खुद से अग्लूटिनेशन कॉज नहीं कर सकती, इसलिए हम लोग इनका पता लगाने के लिए कि आईजीजी एंटीबॉडी सीरम में है कि आरबीसी में है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे AHG रीजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि कूम्स टेस्ट क्यों करते हैं, हम लोग का आगे हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कूम्स टेस्ट हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों जरूरी है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सही तरीके से हो सके, मतलब पेशेंट के ब्लड में या फिर सीरम के ब्लड में ऐसी कोई एंटीबॉडी ना हो कि जो कि अंदर जाकर के रिएक्शन करें और हमको हीमोलाइसिस दिखे, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंडायरेक्ट कूम्स टेस्ट करते हैं। पेशेंट का डोनर का ब्लड लेकर के पेशेंट को ब्लड देने के पहले दोनों के सीरम में हम लोग या फिर आरबीसी में हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई एंटीबॉडीज़ तो नहीं है।
मेनली हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट का यूज़ करते हैं। इससे पता चलता है कि जो पेशेंट है उसके सीरम में ऐसी कोई एंटीबॉडीज़ तो नहीं है, या फिर हमको लग रहा है डोनर के सीरम में हो सकती है, तो डोनर के सीरम का हम लोग इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट कर सकते हैं। और ये एंटीबॉडी आगे जाकर के क्या करेंगी, जो भी हमने ब्लड दिया हुआ है, ठीक है, हमने मान लो कोई डोनर की आरबीसी दी हुई है पेशेंट को, और पेशेंट के ब्लड में ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो कि उस आरबीसी पे अटैक कर सकती हैं, जो कि डोनर का ब्लड है। तो फिर वो वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट की बॉडी के अंदर हीमोलाइसिस होगा, और पेशेंट की बॉडी के अंदर हीमोलाइसिस होगा तो भाई पेशेंट की बहुत सीवियर सिम्टम्स दिखेंगे, पेशेंट मर भी सकता है। तो पेशेंट ना मरे, उसको कोई सीवियर सिम्टम्स ना देखें, इसलिए हम लोग बाहर ही ऐसी रिएक्शन करा के देख लेते हैं। पेशेंट के सीरम में आईसीटी टेस्ट करके देख लेते हैं कि उसकी सीरम में ऐसी कोई आईजीजी एंटीबॉडीज तो नहीं है जो कि आरबीसी से जाकर चिपक सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए हम लोग यहाँ पे आईसीटी का यूज़ करते हैं सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। दूसरा हम लोग आईसीटी का यूज़ करते हैं डायरेक्ट कुम्स टेस्ट का हीमोलिटिक डिसीज़ इन न्यूबॉर्न्स के लिए, मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हीमोलाइसिस डिसीज़ तो नहीं हो रही है, उसका पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे हीमोलाइटिक हम लोग यहाँ पे आईसीटी टेस्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है, जो माँ जो होती है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ अगर बन जाती हैं, आईजीजी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, वो कैसे बनती हैं अभी हम लोग आगे वाली स्लाइड में डिटेल में समझेंगे। अभी हम लोग इतना समझें कि अगर माँ के अंदर आईजीजी एंटीबॉडीज़ हैं जो कि आरबीसी के अगेंस्ट में बनी हुई हैं, ठीक है, और वो बच्चे की आरबीसी को जाकर के लाइज कर सकती हैं। और लाइज कैसे करेंगी, प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो बेबी के अंदर चली जाएंगी, बच्चे की आरबीसी को लाइज कर सकती हैं, ठीक है। तो हमको अगर पता करना है कि मदर के अंदर ऐसी कोई एंटीबॉडी बनी है कि नहीं बनी है, तो उसके लिए हम लोग इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट करेंगे, मदर के सीरम में एंटीबॉडी देखेंगे। और अगर से बेबी पैदा हो गया है और उसकी आरबीसी लाइज हो रही हैं, तो उसकी आरबीसी से कोई एंटीबॉडी चिपकी तो नहीं है, तो उसके लिए उसको पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कुम्स टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कुम्स टेस्ट कब करेंगे, जब हमको बेबी की आरबीसी के ऊपर कोई आरबीसी एंटीबॉडी चिपकी तो नहीं है। और इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट कब करेंगे, जब हमको सीरम में एंटीबॉडीज पता करनी है कि मदर के सीरम में ऐसी कोई एंटीबॉडी तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे वही है कि हीमोलाइसिस ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे दोनों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चौथा हमारा रीजन हो सकता है कुम्स टेस्ट करने का ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक डिसीज़ देखने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑटो हीमोलाइटिक एनीमिया जो हमारा होता है उसको हम लोग देखने के लिए यहाँ पे करते हैं, क्योंकि हम कभी कभी हमारी खुद की बॉडीज ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है कि जो कि आरबीसी से चिपक करके आरबीसी को लाइज कर सकती है या फिर लाइज करती है, ठीक है। तो आरबीसी हमारी हमको पता नहीं है क्यों लाइज हो रही है, हमको जॉन्डिस देखने के लिए मिल रहा है और आरबीसी हमारी बहुत ज़्यादा लाइज हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कुम्स टेस्ट करा सकते हैं। डायरेक्ट कुम्स टेस्ट में वही पता चलेगा कि आरबीसी के ऊपर ऐसी कोई एंटीबॉडी तो नहीं है जो कि आरबीसी को लाइज कर रही हैं। तो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया देखने के लिए भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कुम्स टेस्ट का यूज़ करते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कुम्स टेस्ट कर सकते हैं। मान लो कि हम लोगों ने मेजर क्रॉस मैच किया, माइनर क्रॉस मैच किया, ठीक है, और हम लोगों ने बिना कुम्स टेस्ट करे उसको ब्लड दे दिया, ठीक है, और वो ब्लड पेशेंट के अंदर चला गया और उसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने के लिए मिल गई। अब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, फीवर आएगा, जॉन्डिस होगा, या फिर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन जो है यूरिन के माध्यम से बाहर आएगा, तो यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा हमारी। तो हम ये देखेंगे कि यार ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो है हमने जो ब्लड दिया हुआ है इस ब्लड में ऐसी कोई एंटीबॉडीज़ थी या फिर पेशेंट की एंटीबॉडीज़ इस ब्लड के अगेंस्ट में काम करी हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमको यहाँ पे हीमोलाइसिस देखने के लिए मिल रहा है, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने के लिए मिल रही हैं। तो इनका पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कुम्स टेस्ट करेंगे, जो पेशेंट है उसकी आरबीसी से निकालेंगे और उसका लैब में हम लोग देखेंगे कि उस आरबीसी के ऊपर तो ऐसी कोई हमारी एंटीबॉडी चिपकी नहीं हुई है जो कि हमारे यहाँ पे हीमोलाइसिस कॉज कर रही है, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा हो गया कि ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन देखने के लिए भी हम लोग यहाँ पे कुम्स टेस्ट करते हैं। कुम्स टेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कुम्स टेस्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कुम्स टेस्ट कब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग को डायरेक्ट आरबीसी के ऊपर कोई एंटीबॉडी या फिर कॉम्प्लीमेंट तो नहीं चिपका हुआ है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कुम्स टेस्ट करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट कब करते हैं, हम लोग को सीरम में एंटीबॉडी पता करनी है, तो हम लोग इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया कि हम लोग जो डायरेक्ट कुम्स टेस्ट होता है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया देखने के लिए करते हैं, ठीक है। डीएनडी मतलब कि हमारा जो हमारा हीमोलाइटिक डिसीज न्यूबॉर्न्स में देखने के लिए करते हैं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने के लिए करते हैं, क्रॉस मैच जब हम लोग कर रहे होते हैं तब हम लोग यहाँ पे आईसीटी यूज़ कर सकते हैं, फिर एंटीबॉडी की स्क्रीनिंग करनी है तो हम लोग यहाँ पे आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों टेस्ट हैं और कब कब यूज़ करते हैं हम लोग इसके बारे में देख लिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि जब हम लोग क्रॉस मैच कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे आईसीटी यूज़ करना हमारा ज़रूरी ही क्यों है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही क्यों है, क्योंकि जो प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट का जो सीरम है उसमें ऐसी एंटीबॉडी है जो कि हमारे जो डोनर की आरबीसी को लाइज कर सकती है, तो हमको हमने भी देख लिया है, लेकिन क्यों लाइज कर रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि
हम लोगों ने नॉर्मल तो हम लोगों ने टेस्ट कर लिया, लेकिन क्या होता है हमारा जो ब्लड ग्रुप, जैसे हमने देखा कि हमारा ब्लड ग्रुप होता है ABO या फिर RH ब्लड ग्रुप होता है, तो हम नॉर्मली पता लगाते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ABO है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, बस। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे RBC का नीचे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे ABO ग्रुप के क्या है एंटीजेंस प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हमारे नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ओलिगोसैचराइड्स होते हैं। और हमारे क्या होता है एक RH एंटीजेंस होते हैं हमारी RBC के ऊपर, जो कि हमारे नॉर्मली प्रोटीन्स होते हैं। तो इनके अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी है वो तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन इनके अलावा भी और भी एंटीजेंस होते हैं, जैसे कैल या फिर हमारा LV, MNS, डफी। तो ये जो कुछ ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो कि RBC के ऊपर प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर से ये RBC के ऊपर प्रेजेंट हैं और इसी के अगेंस्ट में जो हमारा पेशेंट है उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो इन एंटीजेंस के अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी तो प्रेजेंट नहीं है ना, पेशेंट के सीरम में या फिर जो हमारा डोनर है उसके सीरम में। तो इन एंटीजेंस के अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी पता लगाने के लिए भी हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट करते हैं। और अगर से हमने इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट नहीं किया और डायरेक्ट हम लोगों ने कर लिया, अगर से हम लोग ट्रांसफ्यूजन कर दिया, तो हो सकता है कि उसको एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने के लिए मिले, मतलब कि तुरंत कुछ मिनटों के अंदर उसकी बॉडी के अंदर हीमोलाइसिस हो जाए और उसको फीवर, चिल्स, बैक पेन, हाइपरटेंशन, ये सब सिम्टम देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है उसको शॉक लगे और डेथ भी उसकी हो सकती है। या फिर हो सकता है कि उसको कुछ दिन बाद उसकी बॉडी में हमको डिलेड हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने के लिए मिले, जो कि 3 दिन से 14 दिन के बाद हमको देखने के लिए मिलती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी IgG एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, जिनका हम लोगों ने पता नहीं लगाया है बिना टेस्ट करे, वो RBC को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, तो उसका हीमोग्लोबिन धीरे धीरे कम होने लगता है, ड्रॉप होने लगता है। उसको बिलिरुबिन उसका बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है, जॉन्डिस देखने के लिए मिलता है, और उसको हल्का सा फीवर आता है। और उसका जब हम लोग डायरेक्ट कूम्स टेस्ट करते हैं, DAT करते हैं, तो वो पॉजिटिव हमको मिलता है। तो अगर हम लोगों ने पहले नहीं किया हुआ है तो हमको इस टाइप के सिम्टम्स उसको देखने के लिए मिल सकते हैं। और क्यों मिलते हैं, क्योंकि इनके अगेंस्ट में, मतलब NTD, NTK, NTE, NTC, जो ये अलग अलग एंटीजन जो RBC के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, ABO और RH के अलावा, इनके अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी तो नहीं है। तो अगर होती है तो फिर दिक्कत जाती है। तो इनका पता लगाने के लिए भी हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक सिनेरियो समझ लेते हैं कि जो मदर अगर RH नेगेटिव है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट करना ज़रूरी क्यों है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब क्या होता है, जब मदर जो होती है अगर से नेगेटिव है, ठीक है, तो उसकी जो RBC के अगर से मदर हमारी नेगेटिव है तो उसकी RBC जो हमारी है, उसके RBC में ऐसे एंटीजन नहीं होते हैं जो कि हमारी NTD एंटीबॉडी कॉज करें हमारी, ठीक है। लेकिन अगर मदर के अंदर ऐसी RBC चली जाए जो कि उसके इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करे कि यार ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, इसके खिलाफ हमको एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं और फिर वो एंटीबॉडीज़ जा करके फ्यूचर में बच्चे को नुकसान पहुंचाती हैं। तो वो एंटीबॉडी कैसे बनती है और कैसे मतलब आगे प्रोसेस होती है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या होता है कि जब RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है, मतलब कि जो मदर है वो हमारी क्या है RH नेगेटिव है और फादर जो है हमारा RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब बच्चा हमारा होता है, जो पैदा होता है, अगर वो RH पॉजिटिव है और उस बच्चे का जो है ब्लड या फिर RBC किसी तरीके से मदर के अंदर चली जाती हैं, तो मदर की बॉडी क्या करती है, उसको फॉरेन पार्टिकल समझती है, फॉरेन चीज़ समझती है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना देती है। और फिर वो जो एंटीबॉडी बनती है वो नुकसान कर सकती है, वो मदर को भी नुकसान कर सकती है और वो क्या कर सकती है कि वो बच्चे को भी नुकसान कर सकती है, ठीक है। तो उनको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये एंटीबॉडीज़ बनती है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ठीक है, इस डायग्राम से थोड़ा हम लोग समझ लेंगे, इससे थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो फादर जो है RH पॉजिटिव है, मदर जो है RH नेगेटिव है और बच्चा जो हमारा है वो RH पॉजिटिव है। तो होता ये है कि हमारा जो है जो मदर जो होती है हमारी, उसका जो वो बच्चे के थ्रू अब हमारे जो है प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ी हुई होती है तो उसको उतनी ज़्यादा दिक्कत उसको जाती नहीं है। लेकिन अगर से क्या होता है कि किसी कारण से, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सेंसिटाइजेशन के कारण देख सकते हैं, जैसे बेबी के कुछ RBC माँ के सर्कुलेशन में धोखे से भी चली जाएँ, किसी भी कारण से, जैसे कि डिलीवरी के समय बच्चे की कुछ RBC माँ के अंदर चली जाएँ, या फिर अबॉर्शन होता है, फिर मिसकैरेज होता है तो वो जो RBCs हैं वो माँ के अंदर चली गई, या फिर प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ब्लीडिंग अगर से होती है। और इन सब कारणों से अगर से जो बच्चा है जो कि हमारा RH पॉजिटिव है, उसकी RBC चली जाती है मदर के अंदर जो कि RH नेगेटिव है, ठीक है। अब RH नेगेटिव के अंदर अगर से बच्चे की RBC चली जाती हैं तो हमारी जो मदर होती है उसके अंदर anti-RH एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं, मतलब ऐसी एंटीबॉडीज़ जो कि पॉजिटिव ग्रुप के खिलाफ होती हैं। मतलब हमारे बच्चा जो है पॉजिटिव था, ठीक है,
और तो उसके खिलाफ मतलब ऐसे मतलब पॉजिटिव ग्रुप के खिलाफ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं जब हमारा सेकेंड बेबी मान लो होता है। पहले बेबी तो हो गया, कोई दिक्कत इसकी नहीं है, और जब सेकेंड बेबी होता है तो जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं वो आईजीजी एंटीबॉडीज़ होती हैं और वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर जाने लगती हैं। और बच्चे का ग्रुप अगर से पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है, ठीक है, तो जो पॉजिटिव के अगेंस्ट में हमारी मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो बच्चे के अंदर चली जाती हैं और बच्चे के अंदर जा करके उसकी आरबीसी से जाकर चिपक जाती हैं वो एंटीबॉडीज़, और बच्चे के अंदर कॉज करने लगती हैं हीमोलाइसिस वो। तो इससे बच्चे क्या हो सकता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा जॉन्डिस हो सकते हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा खून की कमी हो सकती है और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ये सब रीज़न होते हैं जब हमारा जो है RH इनकम्पेटेबल होता है और मदर के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये हमारा हमने अभी बेसिक समझ लिया, थोड़ा सा और इसको अभी हम डीप डाउन समझेंगे, ठीक है। जैसे हमने बताया ये एंटीबॉडीज़ कब बनती हैं, जब जो फर्स्ट बेबी होता है वो RH पॉजिटिव होता है, और हमारा क्या होता है, फर्स्ट बेबी RH पॉजिटिव हो गया, इसकी कुछ RBC मदर के अंदर चली जाती हैं। तो सबसे पहले तो मदर के अंदर IgM एंटीबॉडीज़ बनती हैं। IgM एंटीबॉडीज़ अगर बनती हैं तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि बड़ी एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। तो पहला बच्चा जो होता है उसके प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगी, कोई IgM एंटीबॉडी रहेंगी, तो पहला बच्चा हमारा सेफ रहता है। लेकिन खासियत ये है कि धीरे धीरे क्या होती है, जो IgM एंटीबॉडी होती हैं वो IgG मेमोरी सेल्स बनाने लगती हैं, ठीक है। तो IgG मेमोरी सेल जब बनेंगी तो वो IgG एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी। तो IgG एंटीबॉडी क्या रहेंगी, मदर के अंदर रह जाएंगी, फिर IgG एंटीबॉडी की मेमोरी सेल्स रह जाएंगी। और जब सेकेंड बच्चा हमारा जब होगा, जो RH हमारा पॉजिटिव होगा, तो मदर के अंदर जो ये IgG मेमोरी सेल्स बनी हुई हैं वो मेमोरी सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में IgG एंटीबॉडीज़ बनाएंगी जो कि एंटी-D के अगेंस्ट में होंगी। मतलब कि पॉजिटिव बच्चा जो हमारा है उसके अगेंस्ट में ऐसी एंटीबॉडीज़ होंगी जो कि उसकी आरबीसी से जाके चिपकेंगी और प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए उसके ब्लड में चले जाएंगी और बेबी की आरबीसी को क्या करने लगेंगी, डिस्ट्रॉय करने लगेंगी। और बेबी की आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या होगा कि हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे हीमोलाइसिस या फिर हमको बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हमने मेरे ख्याल से ये सब देख लिया कैसे हीमोलाइसिस वगैरह हो रहा है बच्चे के अंदर और क्यों जा रही हैं सारी चीज़ें, इससे हमें बचा कैसे जा सकता है, ठीक है। तो बचने के लिए क्या होता है, एंटी-D के इंजेक्शंस आते हैं जो कि माँ को लगाए जा सकते हैं। कब लगाए जा सकते हैं, 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर होती है मदर को तो ये इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं। या फिर डिलीवरी अगर बच्चा RH पॉजिटिव होता है तो डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर मदर को ये इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं जिससे मदर को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और 28 वीक्स में लगाते हैं, जबकि जो कोई अगर मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी भी हुई हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर दें और बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए 20 वीक्स की अगर 28 वीक्स की प्रेगनेंसी जब होती है तब ये एंटी-D के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं मदर को, और डिलीवरी के बाद भी लगा दिए जाते हैं, इससे मदर को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। या फिर अबॉर्शन होता है, मतलब जो फादर है वो पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है, और अगर अबॉर्शन होता है तो हो सकता है कि बच्चे की कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ आरबीसी अंदर चली गई हों मदर के जो कि उनको दिक्कत कर सकते हैं। तो उस अबॉर्शन या फिर ब्लीडिंग के बाद भी हम लोग यहाँ पे एंटी-D के इंजेक्शन लगा सकते हैं अगर मदर का ग्रुप नेगेटिव है तो, ठीक है। एंटी क्या करता है, बेबी की आरबीसी को न्यूट्रलाइज कर देता है जिससे कि माँ जो है सेंसिटाइज नहीं होती है नेक्स्ट बेबी के लिए और उसके अंदर IgG एंटीबॉडीज़ बनती नहीं हैं। तो ये हमारा हो गया कि हम आरबीसी के ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि क्यों हमारी माँ जो होती है वो ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाती है जो कि बच्चों को नुकसान पहुँचा सकती है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट है वो करते कैसे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी प्रोसेस है, हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट पहले करते क्यों, पहले हमने तो वो तो देख लिया कि क्यों ही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना, जिससे दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्रॉस मैच देखने के लिए या फिर एंटीबॉडीज़ पता लगाने के लिए कि सीरम में ऐसी एंटीबॉडीज़ तो नहीं है जो कि हमारी आरबीसी को लाइज कर सकती हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट कर रहे हैं। और देन हम लोग यहाँ पे आप देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट, है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, जिसका भी इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट करना है, ठीक है, पेशेंट का सैंपल हो सकता है या फिर वो डोनर का सैंपल हो सकता है, जिसका भी जिसके भी सीरम में हमको एंटीबॉडीज़ पता लगानी है उसका सीरम हम सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे इसमें कर रहे हैं कि हमारा जो डोनर है और जो पेशेंट है, पेशेंट को हमको ब्लड देना है, ठीक है। तो पेशेंट के सीरम में ऐसी एंटीबॉडी तो नहीं है जो कि नुकसान पहुँचा सकती हैं, डोनर की आरबीसी से चिपक करके यहाँ पे क्लम्प बना सकती हैं। तो हम लोग यहाँ पे पेशेंट का सीरम लेंगे, ठीक है, पेशेंट का सीरम लेंगे और उस पर हम लोग डालेंगे सेल्स, ठीक है। या फिर हम लोग इस सिनेरियो से ना भी समझे, हम लोग तो ऐसा समझ सकते हैं जिसका भी हमको टेस्ट करना है, चाहे मदर का करना हो या फिर वो डोनर का करना हो या फिर पेशेंट का करना हो, जिसका भी करना हो तो उसका हम लोग सीरम सैंपल लेंगे। सीरम सैंपल के साथ हम लोग यहाँ पे आरबीसी डालेंगे, ऐसी आरबीसी डालेंगे जो कि पॉजिटिव होंगी,
ठीक है, क्योंकि हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो पॉजिटिव के खिलाफ बनती हैं, मतलब कि जो हमारा पॉजिटिव ग्रुप होता है उसके अगेंस्ट में हमारी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ठीक है, तो अगर से हमारे जो है एंटीबॉडीज अगर सीरम में होंगी तो वो हमारी क्या करेंगी, आरबीसी से जाकर के चिपक जाएंगी, और आरबीसी से जाकर के अगर से चिपक जाएंगी फिर हम लोग उसमें डालेंगे एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, मतलब AHG डालेंगे। जब AHG उसमें डालेंगे तो क्या करेगा कि जो हमारी आरबीसीज के ऊपर जो हमारी एंटीबॉडीज चिपकी हुई हैं वो AHG क्या करेगा, उन एंटीबॉडीज से जाकर के बाइंड करेगा जो कि आरबीसी के ऊपर चिपकी हुई हैं। तो वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएगा, AHG रहेगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो आरबीसीज हैं वो भी आपस में हमको चिपकी हुई दिखाई देंगी और हमको क्लम्प दिखाई देंगे, और अगर हमको क्लम्प दिखाई देते हैं तो बोल देंगे हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट पॉजिटिव है। प्रोसीजर फिर से समझ लेते हैं। सीरम सैंपल लेंगे हम लोग जिसका भी इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट करना है, उसके अंदर पॉजिटिव वाली आरबीसी डालेंगे, कोई पॉजिटिव हम लोग आरबीसी ले सकते हैं, A B O कोई पॉजिटिव आरबीसी हम लोग ले सकते हैं। पॉजिटिव आरबीसी लेंगे हम लोग यहाँ पे, पॉजिटिव आरबीसी के साथ हम लोग उसको सैंपल को और पॉजिटिव आरबीसी को हम लोग यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग AHG रीजेंट उस पर डालेंगे, और AHG रीजेंट डाल करके उसको इंक्यूबेट करेंगे हम लोग 1 घंटे के लिए। 1 घंटे की इंक्यूबेट करने के बाद हम लोग उसको वापस से बाहर निकालेंगे, और वापस से बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको उसमें क्लम्प देखेंगे। अगर क्लम्प बन रहे हैं तो हमारा इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट पॉजिटिव है, और क्लम्प नहीं बन रहे हैं अगर से तो इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट नेगेटिव है। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट कुम्स टेस्ट की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट कुम्स टेस्ट हम लोग यहाँ पे इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऐसी एंटीबॉडीज़ का पता लगा रहे हैं जो कि हमारी आरबीसी के ऊपर चिपकी हुई हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट में हम लोग क्या पता लगा रहे थे, इनडायरेक्ट में हम पता ही लगा रहे थे कि ऐसी एंटीबॉडी जो कि सीरम में प्रेजेंट है, मतलब कि सीरम के अंदर है, डायरेक्ट हमारी आरबीसी के ऊपर चिपकी नहीं हुई है। फिर हम फर्दर उसको हम लोग यहाँ पे आरबीसी के ऊपर चिपका करके और हम लोग यहाँ पे AHG लगा करके उनका पता लगा ले रहे थे कि हाँ ऐसी एंटीबॉडी है कि नहीं है। और यहाँ पे हम लोग एंटीबॉडीज़ का पता लगाएंगे जो कि आरबीसी के ऊपर चिपकी हुई हैं डायरेक्टली, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कुम्स टेस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पेशेंट का सीरम लेंगे जिसका भी हम लोग को पता लगाना है कि इसकी आरबीसी में एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं हैं, तो उसका सैंपल लेंगे। उसके सैंपल के साथ हम लोग AHG रीजेंट डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इंक्यूबेट करेंगे 1 घंटे के लिए। इंक्यूबेट करने के बाद हम लोग उसको देखेंगे, अगर से हम लोग को क्लम्प दिखाई देते हैं तो बोलेंगे इसका टेस्ट पॉजिटिव है, डायरेक्ट कुम्स टेस्ट का पॉजिटिव आ रहा है। और अगर क्लम्प नहीं दिखाई देते हैं, अग्लूटिनेशन नहीं होता है, तो हम लोग उसको बोल देंगे कि इसकी डायरेक्ट कुम्स टेस्ट हमारा नेगेटिव है। तो हम लोगों ने देख लिया कि डायरेक्ट कुम्स टेस्ट और इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट करते कैसे हैं, और हम लोगों ने ये देख लिया कि एक्चुअली कर क्यों रहे हैं हम लोग ये सब चीज़ें, है ना। तो हम लोगों ने आज क्रॉस मैच के बारे में बात कर ली और डायरेक्ट टेस्ट और इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट के बारे में बात कर ली। अगर से अभी किसी के कुछ क्वेश्चन होते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, उसके हम लोग जवाब कमेंट में दे सकते हैं। और देन अगर से अभी हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लास लेंगे, ऑनलाइन लाइव क्लास में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन होंगे तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, और इसके हम लोग 20 MCQ भी सॉल्व करेंगे, तो उस पर भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में से हमारी चर्चा हो जाएगी और हमको पता चल जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे इसकी एंड करते हैं, और फिर हम लोग अभी करते हैं MCQ सॉल्व।